सुरभि। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी जब मिस्टर जगदीश ने उसे पुकारा तो वो वहीं की वहीं रुक गई। जी अंकल। वो सपाट अंदाज में उन्हें देखने लगी। कल एक बात कही थी तुमसे सुरभि, तुमने न उसका जवाब दिया और न कोई बात की। अंकल मैं आपको क्या जवाब दूं? आप जानते हैं ना ऋतिक मेरे लिए भाई जैसे हैं। मैं उनसे शादी। सुरभि, भाई होने और भाई कहने में फ़र्क होता है। वो तुम्हारा ना भाई है न कोई रिश्तेदार। तुम्हारे भाई मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुमसे उसकी शादी हो सकती है और मेरा ख्याल है कि ऋतिक से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। वो अपने बेटे की तरफदारी कर रहे थे। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है अंकल, मैं वापस आकर बात करूंगी। वो सिर्फ 17 साल और 9 महीने की थी, लेकिन वक्त ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। सुरभि संजय मल्होत्रा एक अरबपति बाप की बेटी थी। माँ बाप की हादसाई मौत के बाद दुनिया में उसका कोई सगा रिश्तेदार नहीं था। दौलत के लालच में बहुत से हाथ आगे बढ़े थे सुरभि की परवरिश के लिए, लेकिन मिस्टर जगदीश ने सबको अपने तरीके से मना कर दिया। जगदीश संजय मल्होत्रा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ उनके फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छे थे। सुरभि बचपन से ही मिस्टर जगदीश से काफ़ी घुली मिली थी। उनके परिवार को भी वो बहुत अच्छे से जानती थी और जब मिस्टर जगदीश ने सुरभि की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली तो उसने खुद अपनी सहमति मिस्टर जगदीश के हक में दे दी और इस तरह मिस्टर जगदीश और उसकी फैमिली ने उसकी परवरिश की थी। और मल्होत्रा मेंशन जो कि सुरभि के नाम था, वे अपने बेटे ऋतिक के साथ अब वहीं रहते थे। पूरे घर का सिस्टम और बिजनेस सब पर उन्हीं का कब्जा था, लेकिन इस सब के बावजूद वसीयत के अनुसार सब कुछ सुरभि के नाम था, जो उसके 18 साल के होने पर पूरी तरह उसके नाम हो जाना था। वे तो सिर्फ उसके केयरटेकर थे, जबकि शादी के बाद सुरभि के साथ साथ उसका पति भी इस सारी जायदाद का हकदार होता और उनका बस नहीं चल रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उसका बेटा उससे विवाह कर ले। सुरभि जा चुकी थी जबकि वे अपने गहरी सोचों में गुम थे। क्या हुआ सुरभि, इतना परेशान क्यों हो? ईशा ने उसके चेहरे पर परेशानी के रंग देखकर प्यार से पूछा। आज सारा दिन वो क्लास के दौरान भी चुप चुप रही थी। यार, अंकल चाहते हैं कि मैं ऋतिक से शादी कर लूं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल यार। वो मेरे लिए भाइयों जैसे हैं, कभी उनके लिए मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं जागी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों मुझे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन यार, ज़रूरी तो नहीं कि फीलिंग्स जागें, तो जगाई भी तो जा सकती हैं। खैर फिक्र मत करो, अभी तुम्हारे 18 होने में पूरे 2 महीने बाकी हैं, तो एंजॉय योर लाइफ। ईशा ने कोल्ड ड्रिंक का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। हाय स्वीटी, कैसी हो? रमशा ने उसके पास आते हुए पूछा। हमेशा की तरह वो बबल चबाए जा रही थी। तुमसे मतलब? ईशा ने चिढ़कर जवाब दिया। क्यों हर वक्त सड़ी रहती हो? सुरभि तुम सुनाओ, कैसी जा रही है स्टडी? अरे सुना है न्यू प्रोफेसर आ गए हैं इकोनॉमिक्स के। अब तो सारी मौजें ख़त्म, रमशा ने मुस्कुराकर कहा। रियली? वो कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला, सुरभि ने उठते हुए कहा। पिछले 1 हफ्ते से इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई थी क्योंकि प्रोफेसर की बीबी की डेथ हो गई थी, तो वो लीव पर थे और आज न्यू प्रोफेसर के आने की बात सुनकर वो बाकी हैरान हुई थी क्योंकि 5 मिनट बाद इकोनॉमिक्स की क्लास थी। अच्छा, उस सब की बाद में डिटेल लेना, अभी क्लास में चलते हैं। ईशा ने उसका हाथ थामे क्लास की ओर तेज तेज कदम बढ़ाए, पर फिर भी वो लेट हो गई थी। न्यू प्रोफेसर क्लास में मौजूद थे। सुरभि ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा तो सिर्फ 2 मिनट ही ऊपर हुए थे। सर, वी आर कमिंग, ईशा ने सर झुकाकर पूछा, जबकि सुरभि की नज़र उस प्रोफेसर से हटी नहीं रही थी। गोरे चिट्टे रंग का मालिक, वो ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट में था। आंखों पर नज़र का चश्मा टिकाए वो एक अजीब सी जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक 28 या 29 साल का खूबसूरत मर्द था। यस कम इन। वो 2 मिनट में उनका जायजा लेते हुए वापस डेस्क पर सीधा होकर खड़ा हुआ और क्लास से परिचय का सिलसिला जोड़ा। रमशा क्लास में आई ही नहीं थी। उसे पढ़ाई में कम और मस्तियों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। सबसे परिचय के बाद वो पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर चुके थे, जबकि सुरभि लगातार उसके चेहरे की ओर देखे जा रही थी। उसकी कभी कभी नज़र सुरभि पर उठ रही थी, जो टकटकी बांधे उसी को देख रही थी। पीरियड की बेल होते ही वो क्लास छोड़कर जा चुके थे। ये तो बहुत ही हैंडसम है। उफ, इतनी कम उम्र में इतना प्यारा प्रोफेसर, मेरा तो क्रश ही बन गया। अलग अलग आवाज़ें सुनती वो भी उठकर खड़ी हुई। उसकी बेकरार निगाहें उसी प्रोफेसर को ढूंढ रही थी कि अचानक ठीक सामने नाक की सीध में वो दिख गए। उसकी नज़रें भी सुरभि पर थीं। वो 2 सीढ़ियाँ छोड़कर खड़े थे। दोनों की नज़रों में एक अनकही कहानी थी,
जिसका मतलब समझने की किसी को जरूरत नहीं थी। न्यू प्रोफेसर, जिनका नाम नंद किशोर था, अचानक से पलटे तभी सुरभि होश की दुनिया में लौटी और उनके पीछे दौड़ी। मेरी बात सुनिए। वो उनके सामने जाकर रुक गई। मजबूरी में नंद किशोर को भी रुकना पड़ा। चश्मे के पीछे से माथे पर 2 लकीरें डालकर वो छोटी सी कम उम्र लड़की को देखा। टारगेट खुद चलकर उनके पास आ जाएगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था, और वो भी पहले दिन। किशोर ने भरम बनाए रखते हुए उसकी ओर सवालिया नज़रों से देखा। बोलो। जब वो कुछ न बोली तो खुद ही सवाल पूछ लिया, मुझसे शादी करोगे? उसकी अचानक शादी की पेशकश पर वो हैरानी से उसे देखने लगा। इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने ये बात सुन तो नहीं ली। आर यू मैड? क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से भड़क गया। बकवास नहीं, प्रपोज कर रही हूँ आपको। मुझसे शादी करोगे? वो फिर से करीब आकर पूछने लगी, जबकि किशोर ने होठ भींचे और 2 कदम पीछे हुआ। बी इन योर लिमिट्स। अपनी और मेरी पोजीशन का ख्याल करो मिस सुरभि। यूँ राह चलते अजनबी लोगों को प्रपोज नहीं करते। जाओ क्लास में। वो उसे डपटते हुए बोला। पर आप मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी हैं। पहली नज़र में ही आपने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली है, और शादी के लिए ये वजह बहुत है। वो भी डट कर अपनी बात पर कायम रही। तुम? वो सीधे आपसे तुम पर आया था, लेकिन खुद को और कुछ कहने से रोक लिया। हटो रास्ते से, वरना सख्त सजा दूंगा। वो उसे एक तरफ करता सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि सुरभि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जो अगले ही पल सामने ईशा को देखकर सिमट गई। प्लीज ईशा, ऐसा मत करो। अब तुम मुझसे नाराज हो जाओगी क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक छोटी सी शर्त के लिए तुम एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता खराब कर रही हो सुरभि। रमशा तो पागल है ही, जो वो तुमसे ये बेवकूफ़ी भरी शर्त लगा बैठी है। लेकिन कम से कम तुम तो पागलपन मत करो। वो उसे अच्छी खासी डांट लगा गई थी। अच्छा यार, बस करो ना। तुम्हें पता है ना, जब कोई मुझसे शर्त लगाता है तो मेरा खून डबल सर्कुलेट करने लगता है। अब रमशा से अपनी शर्त के पैसे लेने हैं, बिकॉज आई एम बिन, वो चहकी, जबकि ईशा ने सिर ना में हिलाया। डोंट वरी सर, 2 दिन में सारा सामान शिप के रास्ते दूसरे देश चला जाएगा। बस आप बादशाह की वो डिमांड मान लें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमरजीत ने ऋतिक को सारी जानकारी देते हुए कहा। नामुमकिन है। ऋतिक मलिक सब काले धंधे करता है और करता रहेगा, लेकिन 2 काम कभी नहीं करेगा, इंसानों की खरीद फरोख्त और बेगुनाहों का। इसलिए उस बादशाह से कहो मुझसे ऐसी मांगे ना करे। ऋतिक ने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए अमरजीत से सख्त लहजे में कहा। लेकिन सर, बादशाह बहुत ख़तरनाक आदमी है। अगर वो बिगड़ गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की। मेरा नाम भी ऋतिक मलिक है। अच्छे अच्छों की छुट्टी करवा दी है मैंने। तो फिर बादशाह क्या चीज़ है? करने दो, जो करता है देख लूँगा उसे भी मैं। वो सिगरेट को जूते तले कुचलता बाहर निकल गया, जबकि अमरजीत सिर झटकता रह गया। अरे अमरजीत, तुम किस दिन काम आओगे उनके? जिस काम के लिए ऋतिक ने मना किया है वही काम तुम कर दो। ऋतिक को क्या पता चलेगा कि स्मगलिंग के साथ साथ तुमने एक देसी हुस्न की लड़की को भी साथ रवाना कर दिया है। पर हाँ, ये काम बहुत राजदारी से करना, बहुत ही होशियारी से ये काम करो और दोनों पार्टियों को खुश कर दो। अमरजीत के करीबी आदमी जोसेफ ने उसके कान में झुककर कहा। अगर बॉस को पता चल गया तो वो तो जान से मार डालेंगे यार। अमरजीत, तुम बहुत डरते हो। कौन बताएगा उन्हें, तुम या मैं या फिर वो बादशाह? जोसेफ ने उसे हौसला दिया। फिर ये देसी हुस्न कहाँ से आएगा? सुबह सुबह पार्क में मिल जाएगा तुम्हें, आसानी से उठा लेंगे। जोसेफ उसे सलाह देता, उसका मोरल सपोर्ट बढ़ा रहा था। पिरशा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अनीता ने उसे टोका। भाभी, यहीं करीब के पार्क तक, वो मुस्कुराती हुई निकली थी। वो रोज सुबह सुबह करीब के पार्क तक जाया करती थी, लेकिन इन दिनों वो कभी कभार ही जाती थी। पिरशा, जल्दी आना, आज हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाएंगे। अनीता ने उसे पुकारा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई, और ऐसी निकली कि फिर वापस ना आ सकी। वो एक बेंच पर बैठी ताज़ा हवा ले रही थी कि अचानक एक नकाबपोश ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया और उसे अपनी कार में बिठा लिया। कोई नहीं जानता था कि पिरशा यूँ अचानक ही घर के करीबी पार्क से किडनैप हो जाएगी, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? निखिल ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा। लेकिन निखिल, वो तो अक्सर जाया करती थी यहाँ करीब के पार्क में, सिर्फ 10 मिनट के लिए। मुझे नहीं पता था वो आज इतना देर लगा देगी। 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और तुम कह रही हो वो 10 मिनट का कहकर गई थी। निखिल बहुत गुस्से में था।
और फ़ोन पर अपने गार्ड को लोकेशन बताते हुए खुद भी दरवाजे की ओर बढ़ा। निखिल, परेशान ना हो, वो यहीं। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी मिल जाए, वरना तुम्हें मेरे गुस्से से कोई बचा नहीं पाएगा। वो इंतहाई गुस्से से मुड़कर कहता अनीता को बुरी तरह डरा गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वो मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला शख्स गुस्से में हमेशा ऐसा ही हो जाता था, जैसे अनीता उसके लिए कुछ भी नहीं, एक बेरहम इंसान बन जाता था। पर उस वक्त अनीता को सच में प्रिशा की फिक्र हो रही थी। हे भगवान, उसे अपनी कृपा में रखना। वो दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी और आंखों में आंसू लिए वहीं बाहर आंगन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। सुरभि बेटा, कल नीलेश साहब के घर पार्टी है तो सबको इनवाइट किया है, आप भी चलेंगी? जगदीश साहब ने रात के खाने की टेबल पर सुरभि से कहा तो वो हाँ में सिर हिला गई। उसी लम्हे ऋतिक अंदर दाखिल हुआ। ऋतिक, जगदीश जी ने उसे पुकारा तो वो रुका और उनकी ओर बढ़ा। जी डैड। एक सरसरी नज़र सुरभि पर डाली, जिसका सिर और भी नीचे झुक गया। बेटा आओ हमारे साथ डिनर करो, जगदीश जी ने उसे प्यार से कहा तो वह गहरा सांस लेकर रह गया। मैं डिनर करके आया हूँ, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। वो सहूलत से इनकार करता चला गया। जगदीश जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए, जबकि सुरभि को दिली सुकून महसूस हुआ और फिर गुड नाइट करती हुई उठकर अपने कमरे में आ गई। मोबाइल पर देखा तो उसकी दोस्त रमशा के मैसेज थे। यार, कल नीमा का बर्थडे है तो मैं नहीं आ पाऊंगी कॉलेज, और शाम को तुमने चुपचाप बिना किसी बहाने के घर पहुंच जाना है, वरना नीमा बहुत नाराज हो जाएगी। नीमा रमशा की छोटी बहन थी और सुरभि से भी बहुत प्यार करती थी। उसके जिक्र पर सुरभि के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। ये भी कोई कहने की बात है, मैं आ जाऊंगी। सुरभि ने मैसेज का जवाब देते मोबाइल साइड पर रखा और कबर्ड खोलकर अपने लिए कल के बर्थडे फंक्शन के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। सुबह से शाम हो गई और कहीं भी प्रिशा का पता नहीं चल रहा था। निखिल भी घर पर नहीं आया हुआ था और ऐसे में अनीता सारा दिन रोती रही। उसे सुरभि के गायब होने का जो दुख था सो था, लेकिन निखिल के गुस्से से जो डर लग रहा था वो अलग था। एक दो बार उसने सोचा कि फ़ोन करके पता कर लूं, पर डर के मारे वो कॉल ही ना कर पाई। ऐसे में अनीता के देवर नंद किशोर का फ़ोन आना अनीता के लिए राहत का मौका साबित हुआ। क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अनीता की आवाज़ में आंसुओं की मिलावट महसूस करके वो घबरा गया। किशोर, प्रिशा। क्या हुआ प्रिशा को भाभी, बताइए मुझे। अपनी जान से प्यारी बहन का नाम सुनकर वो बुरी तरह बेचैन हो गया था। अनीता ने उसे सारी बात बता दी। ओह गॉड भाभी, वो सुबह से गायब है और आपने मुझे अब बताया? वो भी मैं फ़ोन न करता तो आपने अभी नहीं बताना था। वो बुरी तरह परेशान हुआ। प्लीज़ किशोर, कुछ करो, मेरा तो दम घुटने लगा है। तुम्हारे भाई ने भी अब तक कोई संपर्क नहीं किया। अनीता की रोती आवाज़ सुनते वो अपने होंठ भींच गया। क्या वो मोबाइल लेकर गई है? उसने खुद को संयत करते हुए पूछा। नहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई, बस 10 मिनट के लिए ही तो जाती थी और वापस आ जाती थी, अनीता ने रोते हुए बताया। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ। वो उसे तसल्ली देता हुआ कॉल काट गया। अब उसे चिंता होने लगी थी। वो यहाँ अपने ही शहर में एक मिशन पर आया हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था और वो बता भी नहीं सकता था। वो एक मिलिट्री एजेंट था और अपने मिशन से जुड़ी बात को वो हवाओं को भी नहीं बता सकता था। लेकिन अब उसे अपने ही शहर में एक और मिशन मिल गया था। उसकी अपनी बहन लापता हो गई थी और वो उसे ढूंढने का पूरा इरादा रखता था, और इसके लिए वो अपने सीनियर से अनुमति लेकर एक टीम तैयार करके काम करने वाला था। सुबह होते ही वो अपनी टीम को निर्देश देता अपने इस मिशन को वहीं छोड़ बहन की तलाश में निकलने वाला था कि तभी उसे एक बहुत बुरी खबर मिली। किस मॉल में? वो फ़ोन पर अपने मुखबिर से पूछता अपने होंठ भींच गया। क्या हुआ मेजर साहब, सब ठीक तो है ना? उसके दोस्त राम ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा। महेश और सागर भी उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। एक फौजी की ज़िंदगी चुनौतियों से भरी होती है। अभी जो खबर मिली है पहले उसका समाधान करते हैं, फिर अपने मिशन पर ध्यान देंगे। अपनी बात कहते हुए वो उठा, जबकि उसकी टीम ने उसका अनुसरण किया। सुरभि कॉलेज आई तो उसे आज प्रोफेसर किशोर कहीं भी न मिले। 1 हफ्ता हो गया था उन्हें ये कॉलेज ज्वाइन किए और पहले दिन के बाद सुरभि ने उसके साथ कोई और बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वो पहले दिन की गई बदतमीजी पर भी शर्मिंदा थी, पर उसे माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला था। आज ईशा और रमशा भी नहीं आई थी तो वो सारा दिन बोर ही होती रही। फिर कुछ सोचते हुए वो कॉलेज से ऑफ करके ड्राइवर के साथ करीबी मॉल चली गई। वहाँ वो नीमा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने लगी। नीमा सिर्फ 11 साल की थी। उसे पेंटिंग्स का बेहद शौक था
और वो अपने शौक को बहुत अच्छे से पूरा करती थी। उसी से जुड़ी चीज़ों की वो खरीदारी कर रही थी कि अचानक मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर एक धमाका हुआ था। पूरा मॉल हिलकर रह गया था। सुरभि ने रेलिंग को कसकर थामा, लेकिन बिल्डिंग पूरी की पूरी हिल रही थी। वो सेकंड फ्लोर पर थी, नीचे तो सब तबाह हो गया था, लेकिन ऊपर एक तरफ धमाके के असर कम थे, जहां इस वक्त सुरभि मौजूद थी। सुरभि ने आगे बढ़कर ग्रिल को थामकर नीचे देखा, जहां कुछ देर पहले लोग खरीदारी कर रहे थे। अब वहां आग की लपटें थीं, धुआं और शोले थे। एकदम से आग भड़की थी और ऊपर को उठी। ग्रिल भी जोर से हिली कि सुरभि की चीखें निकल गईं। चारों तरफ चीख पुकार ही मची हुई थी। वो सहमी हुई निगाहों से सबको भागता देख रही थी। कुछ तो आग में झुलस गए थे। हाय, मेरी बेटी है अंदर, उसे बाहर निकालो, वो मर जाएगी। अरे कोई है, एक औरत ने रोते हुए कहा। सुरभि की नज़र उस ओर गई जहाँ छोटे बच्चों के झूले लगे थे और उनकी बच्ची एक झूले में फंसी हुई थी। कोई भी उनकी मदद को नहीं जा रहा था, जबकि वो औरत खुद बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे थी। सुरभि 1 मिनट की देरी किए बिना उस तरफ भागी थी। रेस्क्यू टीमें भी पहुंच चुकी थीं और लोगों की मदद कर रही थीं। सुरभि ने उस बच्ची की टांग उस स्विंग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह उसमें फंसी हुई थी और वो बच्ची लगातार रो जा रही थी। सुरभि ने अपने आंसू पोंछते हुए पूरा जोर लगाकर उस बच्ची को बाहर निकाला तो एकदम पूरा झूला उलट गया था। उसने बच्ची को परे धक्का दिया, जबकि वो खुद वहीं उस झूले को अपने ऊपर गिरता देख अपने चेहरे पर हाथ रखकर चिल्लाई। लेकिन इससे पहले कि वो झूले के नीचे दबती, किसी ने जोर से उसे अपनी ओर खींच लिया था। वो उसके फौलादी सीने से जा टकराई। दोनों ही बुरी तरह पीछे की ओर लुढ़कते हुए गिरे थे। सुरभि ने उसकी शर्ट को मजबूती से थामा, जबकि उस मजबूत बॉडी बिल्डर जैसे लड़के ने सुरभि के इर्द गिर्द मजबूत घेरा बनाया ताकि उसे कम चोटें लगें। वे टूटी हुई सीढ़ियों पर जा ठहरे। सुरभि नीचे की तरफ लुढ़कने लगी, लेकिन उसने कसकर उस लड़के के गले के चारों ओर बाहें लपेट लीं, जबकि उसने एक पिलर को थाम रखा था। खुद को भी गिरने से बचाया और सुरभि की कमर के इर्द गिर्द भी बाहें लपेटकर उसे गिरने से बचाया था। प्लीज़ हेल्प, वो चेहरा ऊपर करती नम आंखों से उस शख्स को देखते हुए बोली, जो कि मास्क में था। सुरभि मूव अप, वो उसका नाम लेकर उसे पुकारता ऊंची आवाज़ में बोला। मैं गिर जाऊंगी, वो नीचे देखते हुए घबराई थी। डोंट लुक डाउन, जस्ट लुक एट माई आइज़, वो जज्ब के आलम में बोला और सुरभि ने उसकी नीली आंखों में देखा। वो उसे ऊपर की ओर खींचता ले जाने लगा। वो खुद भी हिम्मत करके ऊपर मूव करते हुए एक किनारे तक पहुंच चुकी थी और फिर उस शख्स ने भी जंप लगाकर खुद को बचा लिया। उसने इधर उधर देखा, सारा एरिया खाली हो चुका था। सर, जंप, बाहर हेलीकॉप्टर से उसे आवाज़ सुनाई दी। वो सुरभि का हाथ थामे बाहर वाली साइड पर आया। नहीं, मैं जंप नहीं करूँगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। वो उस शख्स की कलाई को कसकर थाम गई। उस वक्त वो उससे बहस नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे अपने सीने से लगाते हुए वो खुद भी जंप कर गया और सुरभि की चीख ऊंची हो गई। उसने कसकर उस शख्स के गले में फिर से बाहें लपेट लीं। वो उसे लिए हुए एयरबैग पर गिरा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बुरी तरह टकराए थे, लेकिन उसने सुरभि को कोई भी चोट लगने से बचा लिया था। उसे लिए हुए वो नीचे उतरा। सर, पूरा मॉल जल गया है, जितनों को बचा सकते थे बचा लिया। अभी भी रेस्क्यू टीम अंदर ही है। आज पहली बार हम लेट हुए हैं। वो शिद्दती जज्बात से सामने जलते मॉल को देखता होठ भींच गया, जबकि सुरभि तो उसकी आवाज़ में कहीं खोसी गई थी। सुबह हो गई थी। वहीं बाहर टीवी लॉन्च में निखिल का इंतजार करते करते वो सो गई थी। सुबह चिड़ियों के चहचहाने से उसकी अचानक आँख खुली। निखिल सारी रात घर नहीं आया था। वो फिर से आंसू बहाने लगी और फिर अपने भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, पिरशा की रक्षा करना, वो जहाँ भी हो उसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उसकी जान और उसकी इज्जत की रक्षा करना। उसी वक्त बाहर निखिल की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाजे की ओर भागी, जहाँ से निखिल थके हारे कदमों से अंदर आ रहा था। उसके थके हारे अंदाज पर अनीता का दिल जैसे चिर सा गया था। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ पूछने लायक था ही नहीं। अब जो वो पूछती, निखिल की बिखरी हालत से वो सब कुछ समझ चुकी थी कि पिरशा नहीं मिली है। वो उसे नज़रअंदाज करता अंदर बढ़ गया। वो उसके पीछे अंदर आई थी, जो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था, जबकि वाइट शर्ट इस वक्त मैली सी हो चुकी थी। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। निखिल, वो धीरे से उसे पुकार गई, लेकिन वो अनसुना किए बैठा था। निखिल, उसकी आवाज़ ऊंची हुई तो वो उसे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। वो खो गई है अनु,
मेरी बहन, मेरी बच्ची थी, वो खो गई मुझसे। नहीं जानता वो कहाँ है, लेकिन मुझसे खो गई है। वो बोलते बोलते अचानक रो दिया। आप फिक्र मत करो, वो कहाँ से मिलेगी? निखिल जोर से चिल्लाया। 24 घंटे हो गए हैं उसे खोए हुए। कहाँ ढूंढूं उसे? बताओ मुझे। वो शिद्दत दर्द से चिल्लाया कि अनीता सहमकर पीछे हटी। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो अनीता। जरा सी लापरवाही ने आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं न जिंदा हूँ और न मुर्दा। मेरा जी चाहता है तुम्हें भी मार डालूं और खुद को भी। वो गुस्से से चिल्लाता अनीता को पीछे धक्का दे गया। वो लड़खड़ाकर पीछे रखी कांच की टेबल से जा टकराई। उसके सिर की बैक साइड पर शीशे की नोक लगी कि दर्द की शदीद लहर उसके दिमाग में उठी। वो अपनी जगह से उठते हुए हाथ पीछे ले जाकर देखने लगी। उसके हाथ में खून लगा था। उसे बेख्तियार चक्कर आए। सारे मंजर एक एक में गुमडुम होने लगे। वो पलकें झपक कर बार बार खोलने की कोशिश में अपना दिमाग सुन्न होता महसूस करते हुए पीछे कांच की टेबल पर गिरने वाली थी कि उसका गिरना देख निखिल घबराकर उठते ही फौरन उसे कमर में हाथ डाले अपनी बाहों में भर गया। वो होशो हवास खो चुकी थी। अनु, अनु ओपन योर आइज। क्या हुआ है यार, आंखें खोलो। वो एकदम परेशान हुआ था कि अचानक उसकी निगाह उसके सिर के पीछे से बहते खून पर जा टिकी और निखिल को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई हो। वो एक लम्हे की देर किए बिना उसे बाहों में उठाए अस्पताल भागा था। उसे होश आया तो खुद को रस्सियों में जकड़ा पाया। उसके मुंह पर टेप लगी थी। वो चिल्ला नहीं पा रही थी। ये कोई कमरा नहीं था। वो जैसे किसी कंटेनर में बंद थी। कोई भी नहीं था यहाँ पर, सिर्फ कुछ सील पैक बॉक्स थे। उनमें क्या था प्रिशा नहीं जानती थी, लेकिन वो अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। भाई प्लीज़ मुझे बचा लो। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। प्लीज़ हेल्प मी। वो दिल ही दिल में अपने भाइयों को मदद के लिए पुकार रही थी, जो बिल्कुल अनजान थे कि इस वक्त उनकी बहन कहाँ थी। वो भगवान को याद करती तो भगवान उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता, लेकिन वो अपने भाइयों को याद कर रही थी। अपनी गाड़ी की तरफ आते हुए वो एक नज़र पलटकर उस मास्क वाले शख्स को देखती चली गई, जो अब वापस अंदर मॉल की तरफ बढ़ रहा था। आवाज़ तो वही लग रही है, लेकिन आंखें चेंज हैं। काश चेहरा देख पाती। गाड़ी में सवार होते वो गाड़ी को ड्राइवर के वहाँ से निकलने तक उस जगह को बार बार देखती जा रही थी, पर वो नज़रों से ओझल हो चुका था। डॉक्टर, अब अनु कैसी है? उसने बाहर आती डॉक्टर से बेताबी से पूछा। डोंट वरी, शी इज़ ऑल राइट। आप उन्हें समय रहते हॉस्पिटल ले आए तो उनकी जान बच गई। जरा सी भी देर हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी। अब जरा सावधानी कीजिएगा। सिर का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन अभी ताज़ा है और बहुत ही नाजुक हिस्सा है। ड्रिप ख़त्म हो तो आप उन्हें लेकर जा सकती हैं। वो निखिल को तसल्ली देती हुई जा चुकी थी। निखिल उसके पास अंदर आ गया, जहाँ उसके सर पर बैंडेज लगी थी, एक हाथ पर ड्रिप। वो वहीं उसके पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो उसे चूम गया। अपने गुस्से में अक्सर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाया करता था और उसमें नुकसान भी अपना ही करता था। एक तरफ प्रिशा का कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ अनु जख्मी हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। एक बार में जी चाहा कि छोटे भाई किशोर को कॉल कर दे, लेकिन वही अना आड़े आ रही थी। नाराज़गी में निखिल कहाँ पहल करता था। वो गहरा सांस भरता सीट की बैग के साथ टेक लगा गया। अगर पैसों के लिए प्रिशा को अगवा किया गया तो अब तक कॉल आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई कॉल नहीं आई थी। इसका मतलब था किडनैपर का मकसद कुछ और था। आज वो इतनी ऊंची पहुंच रखकर भी खुद को बेबस महसूस कर रहा था। बेटा तुम ठीक तो हो ना? वो जैसे ही घर में दाखिल हुई उसी वक्त जगदीश साहब ने भी अंदर आए थे और उससे पूछा। सुरभि ड्राइवर के साथ मॉल गई थी। ड्राइवर ने उन्हें हादसे का बता दिया था कि उस मॉल में धमाका हुआ था। घर आते ही बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछने लगे। जी अंकल, मैं ठीक हूँ। सुरभि ने भरसक अपना लहजा सामान्य रखने की कोशिश की। उस मॉल में धमाका हुआ? मैं तो बहुत परेशान हो गया था। शुक्र है तुम ठीक हो। वो फिक्रमंदी से बोले। अंकल, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। वो वाकई बहुत अपसेट थी। मौत के मुंह से निकल कर आई थी, ये सोच कर ही उसकी रूह कांप उठी थी। हाँ बेटा जाओ, आराम करो। वो भी उसकी हालत समझते हुए उसे कमरे में भेज गए, जबकि खुद अपने कदम घर के बाहर की ओर बढ़ा दिए। अगले दिन सुरभि कॉलेज पहुंची तो आज फिर से प्रोफेसर नहीं आए थे। लो, अब इन्होंने भी छुट्टियां शुरू कर दी। सुरभि ने मुंह बनाया, लेकिन आज उसका दिमाग पहले से ही बहुत भटका हुआ था। आज सुबह फिर से अंकल ने उसके और ऋतिक के विवाह की बात छेड़ दी थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी।
जबकि वो इस बात पर अड़े थे कि ये शादी होकर रहेगी। वो बहुत परेशान थी। जब कॉलेज से बाहर निकली तो अचानक दो नकाबपोशों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसी की गाड़ी में बैठकर उसे होस्टेस बनाकर साथ ले गए। वो बुरी तरह डर गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वे उसे एक फ्लैट पर लेकर आए थे जहाँ 3 और मास्क पहने हुए लोग थे और फिर वो शख्स सामने आया जिसने कल मॉल में उसकी जान बचाई थी। उसने ऐसा क्यों किया सुरभि समझ न सकी। तुम्हें यहाँ एक मकसद से लाया गया है, यकीन है तुम पैनिक नहीं होगी और हमारा साथ दोगी, वो शख्स धीरे से बोला। कौन हो तुम? सुरभि की बात पर उसने अपना मास्क हटा दिया। प्रोफेसर किशोर आप? सुरभि हैरान हुई। हमें तुम्हारी मदद चाहिए सुरभि मल्होत्रा, वो गंभीरता से बोला। कैसी मदद? और मुझे इस तरह किडनैप करके लाने का मकसद? वो माथे पर बल डालकर बोली। 1 मिनट, किडनैप करके नहीं लाए, बहुत ही आराम और सुरक्षा के साथ यहाँ तक पहुँचाया है। और ऐसा क्यों किया? सुरभि ने मुंह बिचकाकर कहा। तो किशोर ने गहरी सांस ली और अपने और अपनी टीम के बारे में संक्षेप में बता दिया। ओह, तो आप प्रोफेसर नहीं मेजर हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? वो अपने सीने पर हाथ बांधकर चिढ़ते हुए लहजे में बोली। तो किशोर ने एक लॉकेट की तस्वीर उसे दिखाई। मुझे ये चाहिए। तो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। किशोर की टीम में काम करने वाली एक लड़की हर्षिता को उनका ये आई कांटेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये ऋतिक मलिक के पास है। किशोर ने बात आगे बढ़ाई। तो मैं क्या करूं? वो कंधे उचकाकर बोली। तुम ही ये लॉकेट उससे ला सकती हो। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि इस लॉकेट को हासिल करने में लगाएं। बिना उसे पता लगे ये लॉकेट तुम हम तक पहुंचाओगी, किशोर बिल्कुल तय लहजे में बोला। और मैं ऐसा क्यों करूं? उसने भौं चढ़ाकर पूछा। उसे अंदाज़ा नहीं था ये छोटी सी लड़की उसे अच्छा खासा टफ टाइम देने वाली थी। क्या देश और अपनी जनता की सेवा में अपना हिस्सा नहीं डाल सकती? वो अब उसे इमोशनल कर रहा था। तभी सुरभि के दिमाग की बत्ती जली। मैं ये लॉकेट ले आऊँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब की बार उसकी आंखें चमकी। कैसी शर्त? उसकी बाकी टीम मेंबर्स दोनों की बातें करता देखकर चुपचाप खड़े थे। आप मुझसे शादी कर लें, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। व्हाट रविश, वो तुमसे क्यों शादी करेंगे? हर्षिता का दिमाग तो एक पल में घूम गया था। सुरभि ने उसे घूरा। किशोर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्यों करना है तुम्हें मुझसे शादी? वही पहले दिन वाली डिमांड सुनकर किशोर के होंठ कस गए। मैंने आपसे पूछा आपको ये लॉकेट क्यों चाहिए? वो भी 2-2 हाथ करने के मूड में थी। ये अब ज़्यादा हो गया मेजर, हर्षिता ने होंठ भींचे। आप सब यहाँ से बाहर जाएं। अचानक किशोर की बात पर सबने हैरानी से उसे देखा। मेजर आप? हर्षिता को बेचैनी हुई। जितना कहा है उतना करो। जहाँ सबके चेहरे उतर गए वहीं सुरभि रिलैक्स होकर बैठ गई। उन सबके जाने के बाद किशोर की नज़रें उसके हसीन चेहरे पर ठहर गईं। इस शादी की क्या अहमियत होगी? उसने सुरभि की आंखों में देखते हुए पूछा। क्या मतलब? वो थोड़ी उलझी। मतलब? किशोर ने गहरी सांस ली और दाईं बाईं देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मतलब ये है कि शादी के बाद क्या क्या हक होंगे? क्या तुम सिर्फ कागजी शादी करना चाहती हो या फिर पूरी तरह मेरे साए में आना चाहती हो? किशोर की बात पर एक पल को सुरभि का दिल जोर से धड़का। उसके चेहरे पर इंद्रधनुष के सारे रंग बिखर गए थे। मैं ये शादी के बाद तय करूंगी किशोर, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए। वो थोड़ा रौब से बोली। कैसी सेफ्टी? और अगर बात सेफ्टी की है तो मैं वैसे भी तैयार हूँ इसके लिए। शादी नहीं, ऐसे नहीं, मुझे शादी करना है। पूरे हक के साथ आपसे सेफ्टी चाहिए। सुरभि ने बात काटते हुए जल्दी से कहा। ओके, ये लॉकेट मेरे हाथ में आते ही उसी दिन शादी कर लूँगा। किशोर ने तुरंत फैसला लिया। नहीं, लॉकेट से पहले शादी करना है। बाद में मुकर गए तो? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाते हुए बोली, जबकि किशोर ने आंखों में गुस्सा भर के माथे पर बल डालकर उसे घूर कर देखा था। मैं एक मेजर हूँ, एक सच्चा सैनिक, और मैं अपनी बात से मुकरता नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए शादी के लिए तैयार हूँ। किशोर की बात पर सुरभि ने गहरी सांस ली। अभी करें। सुरभि तो जैसे एकदम तैयार बैठी थी। इतनी जल्दी क्यों? कितने साल की हो? किशोर ने अब की बार उसे सिर से पांव तक देखा। 18 की हो गई हूँ, सुरभि ने तुरंत कहा। मुमकिन था कि वो इनकार ही न कर दे, इसलिए अपनी उम्र पूरी 18 बता दी। लेकिन बिना पंडित जी की शादी तो होती ही नहीं। किशोर ने उसकी आंखों में झांका। वो जानना चाहता था उस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। मेरे अंकल जी हैं ना, मैं उन्हें किसी न किसी तरह मना लूँगी कि वो शादी का इंतज़ाम कर लें। बस आपको यही कहना है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे बिना रह नहीं सकते। उसकी बात पर किशोर ने हैरान होकर उसे देखा।
मेरे ख्याल से तुम इस शादी को शो ऑफ भी करने का इरादा रखती हो। ऐसे में तो तुम्हें लॉकेट लाने में दिक्कत होगी। ऋतिक को पता चल गया तो वो चौकस हो जाएगा। किशोर, डोंट वरी, वो मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूँगी, सुरभि ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। किशोर उसका मजबूत इरादा देखता दिल ही दिल में तारीफ करने लगा। अगर लॉकेट लेके मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया तो? एक आखिरी बार उसे परखा। उसकी बात पर सुरभि का दिल डूब कर उभरा। नंद किशोर ठाकुर, आप ऐसे मर कर भी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ ठाकुर मर जाते हैं, अपने नाम के साथ जुड़ी लड़की को नहीं छोड़ते, वो पूरे विश्वास से बोली थी। तो बेख्तियार किशोर के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई। वो देखने में छोटी थी जबकि थी नहीं। हाउ इट्स पॉसिबल, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ही नोज आई लव हिम। फिर भी वो उस लड़की से शादी? हर्षिता की आंखें भीगी हुई थीं। मैं भी ये मिशन का हिस्सा हो। मिशन कंप्लीट होते ही वो शादी ख़त्म कर देंगे, सुनील ने उसे समझाया, जबकि हर्षिता की आंखें अब पूरी तरह आंसू बहाने लगी थीं। बाकी टीम मेंबर्स भी बहुत चुप थे। हर्षिता की मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि किशोर ठाकुर ने कभी उसे हौसला नहीं दिया था, लेकिन हौसला तोड़ा भी नहीं था। सब इस वक्त किशोर के पर्सनल फ्लैट पर थे। वो इतना जानता था कि इन्हीं दोनों बहुत बड़ी स्मगलिंग होने वाली है, पर कहाँ, कब और कैसे, वो ये नहीं जान पाया था। इसके लिए उसे ऋतिक की इस लॉकेट की ज़रूरत थी जिसमें सारे राज छुपे हुए थे, और उन राजों तक पहुँच ही वो अपना मिशन पूरा कर सकता था। पर वो लॉकेट हासिल करने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब तक वहाँ पहुँच नहीं पाया था। इसी वजह से उसने उसकी रिलेटिव सुरभि के जरिए ये काम करवाने का सोचा और कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से एंटर हुआ। पर अभी इतनी जल्दी उसे सुरभि पर खुद को ओपन नहीं करना था, पर बहन की खातिर वो ये भी कर चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था उसकी बहन को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋतिक के ही लोग थे, और ऋतिक का आदमी था। अगर उसे प्रिशा तक पहुंचना था तो पहले उसे ऋतिक पर हाथ डालना था, और इसके लिए उसे लॉकेट हर हाल में चाहिए था। पर सुरभि की शर्त ने उसे बुरी तरह फंसा दिया था, और उसे उसकी शर्त माननी पड़ी थी। अपनी बहन को वापस लाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। सुरभि, तुमने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है? अचानक ही अपने अंकल जगदीश मलिक को कॉल करके रजिस्ट्रार के ऑफिस बुलाया था और उनसे अपनी शादी का बोला। अंकल जी, मैं किशोर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और वो भी इसीलिए। अगर ऐसी बात है तो रिश्ता भेजे घर पर तरीके से। ये कौन सा तरीका है? जगदीश थोड़ा खफा से लगे। वो ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे आज ही शादी करनी है, और शादी की वजह जान सकता हूँ मैं? जगदीश जी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। नहीं, सुरभि ने सहूलत से इनकार कर दिया। और अगर मैं न मानूं तो? वो उखड़े हुए लहजे में बोले। आपकी मर्जी है अंकल जी, 18 की हूँ, बालिग हूँ, माँ बाप सर पर नहीं है तो खुद फैसला ले सकती हूँ, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत और सम्मान है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। वो धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोली, जबकि इन सब बातों के दौरान किशोर एक बार भी बीच में नहीं बोला था। ठीक है, करो शादी। वो थोड़ा बुरा मानकर बोले, लेकिन सुरभि ने भी परवाह नहीं की, और थोड़ी ही देर में वो सुरभि मल्होत्रा से सुरभि ठाकुर बन गई। शादी होते ही वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गए थे। तुम्हारे कहने के अनुसार अब मैंने शादी कर ली है, अब अपनी शर्त के अनुसार आगे के काम पर लगो। किशोर की आंखों में उलझन साफ थी। सुरभि से शादी करके वो अंदर से एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था। उसे सुरभि से कोई इश्क नहीं था, लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे ये शादी करनी पड़ी थी। अभी तो मामला उसकी बहन का था, अगर किसी और की बहन बेटी का मामला होता तब भी वो हद से आगे गुजर जाता। उसने अपने बेचैन होते दिल को थपक कर सुला दिया था। और मैंने जो काम बताया है मुझे परफेक्ट चाहिए, किशोर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो सुरभि ने उसे घूरा। अभी सिर्फ कोर्ट मैरिज हुई है और आप रौब जमाने लगे? सुरभि खफा होकर बोली। अभी सिर्फ रौब ही जमा रहा हूँ, गनीमत समझो। जिस दिन हक जमाया तो इस दिन तुम्हारी कैंची की चलती जबान बंद। वो अभी बात पूरी करता कि सुरभि ने उसे फिर से घूरा। ये शादी हक जमाने के लिए नहीं की है किशोर, आपको लॉकेट मिलेगा और मुझे सुरक्षा एज अ हस्बैंड, वो मुंह बनाती हुई बोली। लेकिन उसे किससे सुरक्षा चाहिए थी ये वो अब भी नहीं बता पा रही थी। अरे सर, सब बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद अपनी निगरानी में कराया है। अमरजीत ऋतिक को शिप का मुआयना करते देख बुरी तरह घबराया था। उसकी घबराहट को ऋतिक मलिक जैसे शातिर इंसान ने तुरंत भाप लिया। जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा, बस अपनी तसल्ली कर रहा हूँ, ऋतिक ने बहुत गंभीरता से कहा।
इस वक्त वो उसी कंटेनर के पास था जिसमें प्रिशा को बंद किया गया था। इसे खोलो। न जाने ऋतिक के दिल में क्या आ गया कि उसने कंटेनर को खोलने का हुक्म दिया। जी, इसे खोलना है। अमरजीत ने थूक निगला। ऋतिक के गुस्से से कौन नहीं वाकिफ था। अगर उसे जरा सा भी पता चल जाता कि अंदर लड़की है तो शायद वो इन सब की जान ही ले लेता। अमरजीत ने डरते हुए अपने आदमी की ओर इशारा किया कि कंटेनर को खोलो। उसने आगे बढ़कर उसका लॉक खोलना चाहा कि उसी पल ऋतिक के नंबर पर किसी की कॉल आने लगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तुम? वो बुरी तरह बौखलाया था। मैं आ रहा हूँ अभी। ऋतिक ने फ़ोन बंद करते हुए अमरजीत की ओर देखा। सब काम ध्यान से होना चाहिए अमरजीत। आज रात माल भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझे? वो अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया तो अमरजीत ने सुख का सांस लिया और उस आदमी को वहाँ से भगा दिया। बचत हो गई, वरना आज तो पक्का गए थे जान से। बादशाह उस लड़की की अलग से पेमेंट कर चुका था। बादशाह को सिर्फ उसकी तस्वीरें भेजी गई थीं और प्रिशा की तस्वीरें देख वो एकदम पागल हो गया था। पूरे 50 लाख दिए थे उसने इस देसी इंडियन खूबसूरती के लिए, और न जाने अब आगे वो इस खूबसूरती को किस किस तरह कैश कराने वाला था। प्रिशा सिसकते हुए भगवान को याद कर रही थी। वो अब जैसे एकदम बेबसी हो गई थी। वो उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सब्र का दामन छूट रहा था। वो आंखें बंद किए बस अपने भगवान को याद कर रही थी। शायद ज़िंदगी में जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो और जाने अनजाने में किए गए पाप की माफ़ी भी मांग रही थी। तुम जानती हो वो लॉकेट कहाँ होगा? गाड़ी में बैठे मास्क पहने वो सुरभि से पूछ रहा था। क्यों, आपको मुझ पर शक है? वो अपनी हवेली के आसपास सिक्योरिटी देखती एक आईब्रो रेस करते किशोर को देखकर बोली, शक होता तो तुमसे ये काम करने को नहीं कहता और कोर्ट मैरिज का इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेता। वो साफ गोई से बोला। क्यों, आप किसी और को पसंद करते हैं? सुरभि ने तीखे अंदाज में पूछा। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। कुछ देर रुककर किशोर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सुरभि के दिल में जैसे कुछ चटकने सा लगा था। उसकी आंखों में उमड़ती नमी को देख किशोर के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। आप यहीं इंतजार करें, मैं 1 घंटे तक लॉकेट लेकर आती हूँ। वो उस समय हवेली की बैक साइड पर मौजूद थे, जहाँ उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। आरी श्योर, कर लोगी? जाने क्यों किशोर को उसे लेकर डर सा लग रहा था। 100% श्योर, वो मुस्कुराकर विश्वास से कहते हुए उतरी। अपनी ही हवेली में छुपकर घुसी थी, क्योंकि जो काम वो करने वाली थी उसमें बहुत रिस्क था और लॉकेट उसकी मौजूदगी में गायब होता तो सबसे पहला शक उसी पर जाता। वो बहुत शांति से नज़रें बचाकर अंदर की ओर बढ़ी थी और अब अपने अंकल के कमरे का रुख किया। अंदर बढ़ते ही उसने बॉक्स रैक के एक हिस्से को सरकाया था। वहाँ से एक लॉकर दिखा जिसे कुछ डिजिट लगाते ही वो खुलना था और वो पासवर्ड तो सुरभि को अच्छे से पता था, क्योंकि वो सुरभि का नाम था। लॉकर खुल गया, उसमें से एक चाबी निकाली। वो चाबी लेकर वहाँ से अब ऋतिक के कमरे में आई थी। उसके कमरे की बैक साइड पर एक स्पाई कैमरा था, जिसका कनेक्शन वो आते हुए बहुत आराम से बंद कराई थी। ये मेंशन उसका था, यहाँ की हर चीज़ वो जानती थी। कैमरा ऑफ होते ही वो तुरंत ऋतिक के कमरे के सामने लगी बड़ी सी पेंटिंग को हटाकर उसमें से दीवार के एक हिस्से को हल्का सा टच करने लगी तो वो आसानी से हिल गया। उसमें भी एक लॉकर था जिसमें वो चाबी लगनी थी। चाबी लगाते ही वो लॉकर खुलता चला गया। उसमें से वो लॉकेट निकाला और उसे देखने लगी। वो बहुत भारी लॉकेट था, उसमें हीरे थे और कीमती पत्थर, पर उसमें एक चिप भी थी, पर वो कहाँ लगी थी सुरभि नहीं जानती थी। सुरभि ने जल्दी से वो लॉकर वापस बंद कर दिया और तस्वीर वापस लगा दी। उसके हाथ पर फ्रेम का एक हिस्सा लग गया। वो बौखलाती हुई, इससे पहले कि खून नीचे गिरता, उसने तुरंत दर्द सहते हुए अपने दुपट्टे में हाथ को दबा लिया जिससे कि खून रुक जाए, पर उसका दुपट्टा पूरा खून से भरने लगा। वो अपना सारा दुपट्टा अपने हाथ पर लपेट गई ताकि खून की कोई बूंद नीचे न गिरे। उसके हाथ में एक गहरा कट लगा था। ये सब बहुत जल्दी जल्दी समेटते हुए हवेली के बैक साइड पर आई और किशोर की गाड़ी में बैठते हुए सुकून का सांस लिया। ये क्या किया? उसे बिना दुपट्टे के देख वो थोड़ा गुस्से में हुआ, लेकिन उसके दुपट्टे को हाथ में लपेटे देख वो हैरान भी हुआ। कुछ नहीं, थोड़ा सा कट गया था, वो लापरवाही से बोली, जबकि दर्द से उसकी जान निकली जा रही थी। दिखाओ मुझे। किशोर ने उसका हाथ पकड़ा जिसे वो छुड़ाने लगी, पर वो फिर भी दुपट्टा हटाकर देखने लगा। ओह गॉड, ये थोड़ा सा कट है, अच्छा खासा कट है सुरभि। वो गाड़ी को किक मारता गाड़ी स्टार्ट कर गया। कहाँ जा रहे हो? मुझे वापस जाना है। वो सिटपिटाई।
आप लॉकेट पकड़े और जाइए प्लीज, वो मिन्नत करते हुए बोली और बैग से लॉकेट निकालने लगी। ले लूंगा, अभी चुपचाप बैठो, किशोर ने उसे डांट दिया। वो उसका जख्मी हाथ देखकर काफी परेशान हो गया था, जिसे सुरभि ने भी महसूस करते हुए उसके चेहरे की ओर देखा। वो भला का खूबसूरत था और पहली नज़र में ही सुरभि के दिल में बस गया था। पहले पहल तो उसने रमशा की शर्त की खातिर उसे प्रपोज किया था, लेकिन यह तो उसका दिल ही जानता था कि वो किशोर पर मर मिटी थी। पर सुरभि ये भी जानती थी कि उसका मिलना नामुमकिन है, पर फिर भगवान ने एक जादू ही कर दिया था और वो इतना अहम मौका गवा नहीं सकती थी। अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी रोकते ही वो सुरभि को लेकर बाहर आया और अस्पताल में जाते ही तुरंत उसके हाथ का इलाज कराने लगा। वो उसके साथ साये की तरह था। मुझे पेन हो रहा है, वो किशोर के हाथ को दबाते हुए बोली। बस थोड़ा सा सह लो। किशोर बहुत चिंतित था। शुक्र करो कट ज़्यादा नहीं लगा, वरना स्टिचेस लगवाने पड़ते। डॉक्टर दिया ने सुरभि को मुस्कुराकर देखा, जिसने अब भी किशोर का हाथ पकड़ा हुआ था। किशोर ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था। अब तो नहीं हो रहा दर्द? किशोर के लहजे में फिक्रमंदी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी जगह से बेखबर उठी कि किशोर के सीने से टकरा गई। किशोर ने उसे वापस चेयर पर गिरने से बचाते हुए कमर में हाथ डालकर खुद के करीब किया। केयरफुल, धीरे से कहते हुए वो उसे लेकर अस्पताल से बाहर आया। आपको अब अपने मिशन की फिक्र करनी चाहिए किशोर। इससे पहले कि ऋतिक भाई को लॉकेट की गुमशुदगी का पता चले और प्लान बदल जाए, आप एक्शन ले लें। वो उसे बड़े बुजुर्गों की तरह समझा रही थी। गाड़ी में चलो, मैं कैब, वो फिर से बोली। सुरभि, गाड़ी में चलो, वो आंखें दिखाता बोला। आप मुझ पर खामखा रौब न जमाइए। वो गाड़ी में बैठती अपने जख्मी हाथ को देखते हुए मुंह बनाकर बोली। अभी सिर्फ रौब जमाया है, हक नहीं। जिस रात पूरा हक जमाते हुए करीब आऊँगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने किस बंदे से शादी की है। ये सब शादी से पहले सोचना था। मैं बहुत कंजर्वेटिव बंदा हूँ, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जुनूनी भी। तुम्हारी नाजुकता को देखते हुए लगता नहीं कि तुम मेरे जुनून की शिद्दतों को सह सकोगी। वो सुरभि के नाजुक बदन को गहरी निगाहों से देखते हुए बोला था, जबकि सुरभि उसकी इस बेबाकी पर बुरी तरह घबराई थी। इस वक्त बिना दुपट्टे के वो किशोर के दिल पर एकदम बिजलियां सी गिरा रही थी। उसकी नाजुक मुलायम उभार किशोर को बहकाने के लिए काफ़ी थे। उसकी नज़रों से घबराती हुई वो अपने नाजुक गुलाबी होठों को अपने दांतों से कुचल रही थी और इस रूप में सीधा किशोर के दिल में उतरी जा रही थी। किशोर का जी चाहा कि आगे बढ़कर उसके नाजुक से गुलाबी होठों को उसके दांतों से आज़ाद करते हुए अपने लबों में दबा ले और उन नरम लबों की नरमाहट को महसूस करे, लेकिन फिलहाल वो एक गहरा सांस लेकर अपने ऊपर काबू पा गया था। पता नहीं क्यों वो सुरभि को देखकर एकदम शरारती सा हुआ था। शायद रिश्ता बदला तो दिल के जज्बात भी बदले थे। प्लीज़ सामने देखकर गाड़ी चलाएं। सुरभि उसकी नज़रों की तपिश से बुरी तरह परेशान हुई तो उसे टोक बैठी। और रही बात आपका जुनून सहने की, तो मैं डरने वाली नहीं हूँ आपसे। मैं सिर्फ देखने में नाजुक हूँ, लेकिन हूँ नहीं। सुरभि ने बहुत हिम्मत करके अपने डर पर काबू पाया था। हालांकि ये सच था, वो किशोर की मजबूत मस्कुलर बॉडी को देखते हुए अंदर से सहम चुकी थी। तुम कितनी मजबूत और बहादुर हो, वो तो तुम्हें मेरी पनाहों में आने के बाद ही पता चलेगा, और शायद तुम पछताओगी भी। वो गाड़ी उसकी मंजिल की ओर मोड़ते हुए धीरे से बोला था। सेम टू यू किशोर साहब, वो भी मुस्कुराकर बोलती उसे दंग कर गई। अपना ख्याल रखना, और ये कल चेंज करवानी है बैंडेज, मेडिसिन भी वक्त पर। ओफ ठीक है, प्लीज़ आप पकड़े ये लॉकेट और निकलें जल्दी से। वो उसके हाथ पर लॉकेट थमाती नीचे उतरने लगी कि तभी किशोर ने उसकी कलाई थामी। कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? मतलब ऋतिक को कोई शक? किशोर ने पूछा। लेकिन मैं संभाल लूँगी, डोंट वरी, वो उसे तसल्ली दे रही थी। लेकिन किशोर ने उसका बैग लेते उसका मोबाइल निकाला। ये असंस्कारी हरकत है, सुरभि ने उसे मुंह बनाकर कहा। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना, नंबर मैंने इसमें सेव कर दिया है। किशोर ने गहरा सांस भरते उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा तो वो सिर हिलाते उतरने लगी, लेकिन किशोर ने दोबारा उसे अपनी ओर खींचा। वो थोड़ा घबराई और उसे देखने लगी। वो उसके बेहद करीब थी। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। नज़रों ने ऊपर उठने से इनकार कर दिया था कि तभी किशोर ने उसकी लरजती पलकों पर अपने होंठ रखे थे और पता नहीं क्यों सुरभि को एक सुकून का एहसास हुआ था। होठों ने होठों तक का सफ़र तय करना चाहा, लेकिन किशोर ने खुद को रोक लिया था और एक गहरा सांस लेते हुए किशोर ने उसके माथे पर एक नरम गरम सा स्पर्श दिया। थैंक्स अ लॉट, वो धीमा सा मुस्कुराया। सुरभि खुद पर काबू पाते नीचे उतरी और घर की ओर बढ़ गई। चेहरे की लाली बता रही थी
कि उसे किशोर की संगत में कितना सुकून मिला था। जबकि किशोर का रुख अब हेडक्वार्टर की ओर था। उसके हाथ में लॉकेट था जिसमें एक चिप थी। वो लॉकेट से चिप निकालना चाहता था, पर उसे उस लॉकेट में अभी कोई चिप दिखाई नहीं दे रही थी। वो हेडक्वार्टर जाकर उसका पूरा मुआयना करना चाहता था। निखिल अनु को घर ले आया था। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। निखिल दिल ही दिल में उससे शर्मिंदा था, पर होंठ खामोश थे। निखिल, प्रिशा का कुछ, ये सूप पी लो, फिर मेडिसिन ले ली है। वो उसकी बात काटते हुए नज़रें झुकाकर बोला। निखिल, प्रिशा का कुछ। अनु प्लीज़, मुझसे इस बारे में अभी कोई बात मत करो। प्लीज़ ये सूप फिनिश करो। वो जैसे बहुत बेबसी से बोला था। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसे रोक लेती तो आज वो हमारे साथ होती। अनु की आंखें फिर से भीगने लगीं। जो होता है भगवान की तरफ से होता है अनु। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो जहाँ हो सेफ हो। निखिल का लहजा भी भीगने लगा तो वो उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। निखिल ने उसके माथे पर प्यार दिया और दिल ही दिल में बहन की सेफ्टी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऐसा नामुमकिन है, सुरभि ऐसा नहीं कर सकती। ऋतिक सुरभि के रूम की ओर बढ़ा कि वो बाहर आती दिखाई दी। तुमने नंद किशोर ठाकुर से कोर्ट मैरिज कर ली है? वो गुस्सा जब्त करते बोला। मिल गई आपको खबर? वैसे कमाल के मुखबिर हैं आपके। सुरभि ने सीने पर बाजू बांधते भौहें चढ़ाते हुए कहा। जानती भी हो वो कौन है? ऋतिक गुस्से से भड़का। एक बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट आदमी। दोबारा जवाब आया। वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया का डॉन है। तो अच्छा है ना, एक डॉन को दूसरा डॉन टक्कर देगा। वो मुस्कुराकर बोली। तुम धोखाबाजी कर रही हो सुरभि। ऋतिक भड़क उठा। आप पर ये शब्द सूट नहीं कर रहे ऋतिक भाई, इसलिए मुझसे भी उम्मीद न रखें कि मैं आपका और साथ दूंगी। वो भी तुनक कर कहती आगे बढ़ गई। पछताओगी तुम। ऋतिक ने उसके जाते हुए कदमों को देखते हुए कहा। पछता तो रही हूँ आपका साथ देकर। वो भी दुखी लहजे में बोलती चली गई। जबकि उसके हाथ का जख्म देखता वो अपने होंठ भींच गया। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। उसे सुरभि के एकाएक बदलने पर बुरी तरह अचंभा हो रहा था, पर वो चुप था कि तभी उसके मोबाइल पर एक लड़की की तस्वीरें आईं। वो एकदम सीधा होकर बैठा। वो लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई थी और नीम बेहोश थी, पर वो बहुत खूबसूरत थी। पर ये तस्वीरें उसे कौन भेज सकता था? वो एकदम सीधा होकर बैठा। वो लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई थी और बेहोश थी। तभी उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। ये तो। वो फौरन अपनी जगह से उठा और बाहर की ओर भागा। चिप जैसे ही डिकोड हुई, सारे राजों से पर्दे हटते चले गए। अब क्या करें मेजर? वो सब भी वहाँ मौजूद थे। अटैक। इस शिप को हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाने देना, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। वो कुछ सोचते हुए अपनी टीम के साथ प्लान बना रहा था। शिप आज रात निकलने वाला था। उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए उन्हें आज ही रात अटैक करना था। ओके, कोई और सवाल? वो सारी प्लानिंग करते हुए उठा। नो सर। ओके, लेट्स रेडी टू गो। किशोर ठाकुर, एक बात पूछनी है आपसे। हर्षिता ने बहुत हिम्मत करते हुए किशोर के पास खड़े होते हुए उसे देखा। पूछें। क्या आप और वो लड़की इस शादी को हमेशा के लिए निभाएंगे, या ये सिर्फ? मेरा नहीं ख्याल मिस हर्षिता कि मेरे पर्सनल मामलों में किसी को भी बोलने का हक मैंने नहीं दिया। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर मिशन। वो थोड़ा खुरदरे लहजे में बोला। हर्षिता की आंखें पानियों से भर गईं, क्योंकि वो जानती थी ये शादी हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि किशोर की आंखों में उस लड़की के लिए चाहत के दिए जलने लगे थे। ऋतिक जैसे ही शिप पर पहुंचा, उसका रुख सीधा उस कंटेनर की ओर था जिसे कल वो खोलते खोलते रह गया था। आज बहुत चुपचाप उसने उस कंटेनर को खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी और वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। ऋतिक ने 1 मिनट की देरी किए बिना उसकी रस्सियाँ खोलीं और उसे लेकर तुरंत वहाँ से निकला। अभी वो उसे लेकर निकला ही था कि किशोर ठाकुर की टीम ने उस शिप पर हमला कर दिया, और देखते ही देखते छलांगों की तरह सबको मारते गिराते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे और शिप को अपने अंडर ले चुके थे। ऋतिक दूर से ये सब कुछ देखता रहा और अपने लब भींच गया। ये सब बहुत राजदारी से हो रहा था। फिर पुलिस तक कैसे उन लोगों की खबर पहुंच गई? वो यही सोच रहा था कि शायद पुलिस ने छापा मारा है। वो बिना कुछ सोचे समझे चुपचाप उस लड़की को लेकर वहाँ से निकला और अस्पताल ले आया। सर, ये इस लड़की को क्या हुआ है? डॉक्टर मीरा ने हैरानी से पूछा। आई डोंट नो, प्लीज़ आप चेक करें, ऋतिक ने माथा मसलते हुए कहा। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ गया था तो ऋतिक ने सुकून की सांस ली। पिरशा, तुम वहाँ कैसे पहुँची? ऋतिक ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। आप यहाँ? पिरशा ने सहमते हुए पूछा। अभी वो और कोई बात करती कि अचानक से किशोर अंदर दाखिल हुआ। ऋतिक ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा।
यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ऋतिक। किशोर की बात पर ऋतिक ने गुस्से से उसे देखा। तुम? अभी वो कुछ कहता कि पुलिस वहां दाखिल हुई और ऋतिक को अरेस्ट कर लिया गया। किशोर प्रिशा की ओर बढ़ा तो वो भाई के सीने से लग गई। मेरा बच्चा ठीक है ना? किशोर के लहजे में फिक्र थी। जी भाई। वो किशोर के सीने से लगी आंखें मूंद गई। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो उसे तसल्ली देता आगे का प्लान तैयार कर रहा था। यकीनन अब ऋतिक खुद को छुड़वाने की कोशिश में लग गया होगा, पर उसे छुड़वाने वाला भी तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। किशोर ने लब भींचते हुए खुद से सोचते हुए कहा था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पिंडली पर हाथ फेर रहा हो। एकदम से सुरभि की आंख खुल गई और वो डर के मारे उठ बैठी। अपने बिस्तर पर किशोर ठाकुर को बैठा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मुझसे शादी का मकसद तुम्हारी किस सेफ्टी के हवाले से था वो मुझे पता चल गया है। किशोर ने लब भींचते हुए गुस्सा दबाते हुए सर्द लहजे में कहा, और सुरभि के माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हो गए थे। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? उसने भड़कते हुए पूछा। प्लीज किशोर, मेरी बात सुने। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। तुम भी उसकी हर गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हो, और तुम्हें लगता है किशोर ठाकुर तुम्हें छोड़ देगा? सुरभि की सांस गहरी हुई थी, जबकि अब सुरभि के बाल किशोर के हाथ में थे। मेरी बात? वो फिर से बोलने की कोशिश करने लगी। अब कहने को कुछ बचा है? तुमने धोखे से मुझसे शादी की है। अब अभी इसी वक्त मैं इस शादी को ख़त्म करता हूँ। मैं एक मुजरिम से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सुरभि मल्होत्रा, वो दबे दबे चिल्लाया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक सैनिक हैं, अपनी बात से नहीं मुकरेंगे, और मैंने आपको सबूत दिए हैं। आप? उसकी बात सुनते हुए वो अपने आप को रोकते हुए पीछे हटा। क्यों किया तुमने ये सब? वो गहरी सांस लेते हुए पूछ बैठा। ऋतिक भाई की वजह से। वो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन एक भाई के रूप में। मेरा अपना कोई रिश्तेदार नहीं था, और ना ही कभी मुझे कोई अपना लगा था सिवाय ऋतिक के। वो मुझे बिल्कुल अपने सगे भाइयों जैसे लगते थे। वो मेरे आदर्श थे। मुझे लगता था वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उनके काम में उनका साथ देने लगी। शुरुआत में मुझे अजीब लगा था, लेकिन जब इस काम में पड़ी तो धीरे धीरे इस कीचड़ में धंसती चली गई। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने ऋतिक भाई को मना किया कि अब मैं उनका साथ नहीं दे सकती, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे कैद कर देंगे। मैं डर गई, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए सोचा ऐसा कुछ करूंगी जिससे मैं भी बच जाऊं और ऋतिक भाई को भी कम सजा हो। सुरभि ने सारी सच्चाई किशोर के सामने रख दी। किशोर उसकी सारी बातें सुनते हुए बाहर जाने लगा कि सुरभि की पुकार ने उसके कदम रोक लिए। प्लीज़ किशोर, मुझे छोड़ना मत। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। पहली मुलाकात से ही मैं जानती हूँ मैं आपको डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप चाहिए। वो नजरें झुकाए हुए बोली। आंसू गालों पर फिसल आए थे, जिन्हें दुपट्टे के कोने से साफ कर दिया। किशोर ने एक नज़र उसे देखा। अपने किए की सज़ा भोगनी पड़ेगी तुम्हें। बताओ क्या भोगोगी? मंजूर है मुझे, जो भी सज़ा आप मुझे देना चाहें मैं हंसकर सह लूँगी। उसकी बात पर किशोर ने गहरी सांस छोड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया, तो वो हैरान रह गई। इतना साथ दिया तुमने तो माफ़ी मिल सकती है तुम्हें, वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला। सच में? वो हैरान हुई थी। हाँ, लेकिन ऋतिक? वो थोड़ा रुक गया। उसने भी हमारा बहुत साथ दिया है। क्या मतलब? ऋतिक भाई ने? वो कैसे? सुरभि हैरान हुई। हाँ, पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन बाद में फिर थोड़ा नैतिक उपदेश दिए तो खुद सीधा हो गया। उसने अपने बाकी ठिकानों के बारे में भी पुलिस को बता दिया है, और वो भी वचन मुक्त गवाह बनकर खुद को बचा चुका है। सच में? सुरभि खुश हो गई थी। हाँ, और बहुत जल्दी ही हमारे हाथ उस राजा की गर्दन तक पहुंचने वाले हैं, किशोर ने संकल्पित लहजे में कहा। 3 महीने बाद ऋतिक जेल से छूट गया। उसे वचन मुक्त गवाह के बाद सजा में कमी कर दी गई थी, जो 3 महीने बाद जमानत होने पर वो बाहर आ गया था। सुरभि और किशोर दोनों ही उसे रिसीव करने आए थे। वहीं दूसरी ओर जगदीश मलिक भी कार के पास खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। मेरे बिना शादी भी कर ली और विदाई भी। वो थोड़ा खफा हुआ। जब तक भाई अपनी बहन को विदा नहीं करेगा तो वो विदा कैसे होगी? अभी तक हमारा रिश्ता सिर्फ कोर्ट मैरिज तक है, इससे आगे की रस्में अब तुम करोगे। ऋतिक हैरान हुआ था। किशोर ने एक आंख मिचकी। अपनी विदाई में मेरी भी शादी करवा दो। ऋतिक की बात पर वो दोनों चौंके। किससे? किशोर ने हैरानी से पूछा। प्रिशा, आपकी बहन, सुरभि ने झट से कहा। क्या? किशोर हैरान हुआ और ऋतिक ने अपना कान खुजाया। प्रिशा और ऋतिक भाई 5 साल पहले एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे।
जब ये दोनों यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन फिर ये एक दूसरे से अलग हो गए और अब मिले तो सुरभि ने विस्तार से सब कुछ बताया तो किशोर ने सुरभि को घूरा। और क्या क्या छुपा कर रखा है, बता दो एक ही बार। वो झूठी गंभीरता से बोला तो सुरभि सोचने लगी, सुरभि मार खाओगी तो मुझसे। वो उसे लेकर कार में बैठा। अब उसका रुख ठाकुर हाउस की ओर था। इस हादसे के बाद प्रिशा बहुत अपसेट हो गई थी और उसकी शादी का ही घर में सब सोच रहे थे। ऐसे में किशोर ने मध्यस्थ का किरदार अदा किया और प्रिशा से ऋतिक के लिए पूछते हुए उसकी सहमति से निखिल भाई को विश्वास में लेते हुए उसकी और ऋतिक की शादी तय कर दी गई। निखिल अपने भाई बहन की खुशी में खुश था। जगदीश भी बेटे को रास्ते पर आते देखकर खुश हो गए थे। पाप का कीचड़ बहुत बुरा कीचड़ होता है। एक बार उसमें धंस जाओ तो फिर आदमी बहुत मुश्किल से उसे छोड़ पाता है। ऋतिक ने सच्चे दिल से पश्चाताप तो कर लिया था, अब देखना था कि वो अपनी इस पश्चाताप पर किस हद तक कायम रहता है। बहुत हॉट लग रही हो, अपनी सेज सजाए बैठी वो सुरभि से बोला तो वो शर्म से लाल हो गई थी। तुमने उस वक्त झूठ बोला था कि तुम 18 की हो। बाद में मुझे पता चला कि अभी तो 3 महीने बाकी हैं और जिस वजह से मुझे पूरे 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब तुमने मुझे इनकार नहीं करना सुरभि। किशोर ने उसके चांद जैसे चेहरे को देखते हुए उसके होठों को बहुत ही नरमी से अपनी पकड़ में लिया और धीरे धीरे ये नरमी कब तेजी पकड़ गई खुद किशोर को भी पता नहीं चला। वो जज्बातों में भरकर बुरी तरह सुरभि के नरम लबों का रसपान कर रहा था। मुझे चुभन हो रही है आपकी मूंछों से, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। थोड़ा बर्दाश्त कर लो मेरी जान। वो उसे बिस्तर पर गिराते हुए अपने होठों का एक कोना दबाते हुए शरारत से मुस्कुराया था और अपनी शर्ट उतारने लगा और किशोर के 6 पैक देखते ही सुरभि की जान लबों पर आई थी। आप यहाँ पर क्यों चेंज कर रहे हैं? अगर आपको चेंज करना है तो प्लीज़ यहाँ से जाइए और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करें। वो उसके 6 पैक और मजबूत चट्टान जैसे सीने को देखकर घबराते हुए बोली। अच्छा, इतनी तो तुम मासूम नहीं हो जितना बनने का नाटक कर रही हो। एक झटके में उसे अपनी गोद में बिठाते हुए उसके होठों को पाउट बनाकर अपने होठों में दबा लिया और वो पूरी तरह गुलाब की तरह खिल गई थी। एक फौजी को सहना इतना आसान नहीं होगा। अब सिर्फ किसिंग पर तुम्हारा ये हाल है, जब तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा तो क्या करोगी? वो खुमार भरे लहजे में बोलता सुरभि को डरा गया। क्यों, क्या दर्द होगा? वो मासूम लहजे में पूछती। किशोर को बिल्कुल चुप कर आ गई थी। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। वो एक आंख बिंग करता उसके घेरेदार फ्रॉक को 1 सेकंड में ही उससे अलग कर गया था और सुरभि बुरी तरह घबराई थी। टू मच पैनिक स्ट्रॉबेरी। उसके खूबसूरत नरम वजूद को देखते हुए वो सीटी बजाने वाले अंदाज में उसे तंग करने लगा तो वो उसकी आंखों पर हाथ रख गई। किशोर ने उसे गोद में लिए ही तकिए पर उसका सिर रखा और रिमोट से सारी लाइट्स डिम कर दी। किशोर प्लीज़ पूरी तरह अंधेरा कर दें, मुझे शर्म आ रही है। वो धीमी सी सरगोशी में बोली। लेकिन मुझे अपनी छोटी सी स्ट्रॉबेरी को देखना है। जब मैं उस पर घटा बनकर छाऊंगा तो उसके चेहरे के हर रंग को देखना चाहता हूँ। वो जज्बे में डूब कर बोला। आप कितने बेबाक हैं किशोर, कोई देख ले आपको ऐसी बातें करते पता चल जाए ये खड़ूस बंदा कितना रोमांटिक है। वो उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोली। तुम्हारे इश्क ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि मैं भी इश्क के जुनून में बह निकला। सारा कसूर तुम्हारा है। भला कौन इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है? वो सारा इल्ज़ाम उसी पर डाल गया। अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं आपसे इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत करती हूँ? तुम्हारी इन आँखों ने, इन आँखों में साफ लिखा है दैट यू लव मी। ये कहते हुए वो उसकी मुलायम धड़कनों पर झुकता दोनों के बीच के सारे पर्दे गिरा गया। किशोर ने सही कहा था, उसका हर स्पर्श जुनूनी था। कमरा सुरभि की सिसकियों से गूंज रहा था और सुरभि की मदहोश सिसकियाँ किशोर को और भी जुनूनी कर रही थीं, जबकि वो दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि फ़ौजी को सहना वाकई आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वो इस फ़ौजी को पूरी ज़िंदगी सहने के लिए दिल से तैयार थी। बेख्तियार उसके दिल में किशोर के लिए मोहब्बत उमड़ आई थी और अपने नरम होंठ किशोर के सीने पर रख दिए और किशोर ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। रात धीरे धीरे पिघलती जा रही थी और उन दोनों की मोहब्बत का एक नया अफसाना लिख रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, कहानी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।